हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने 8 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है संसाधन और उनका वर्गीकरण करें। तो संसाधन वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को गतिशीलता देते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम संसाधनों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, संसाधनों का जो स्वरूप है हमारे चारों तरफ मौजूद है। संसाधनों को वर्गीकृत करने के अलग अलग बेसिस हैं। सबसे पहला पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं, जैव और अजैव, यानी बायोटिक और एबायोटिक। जैव पदार्थों के अंतर्गत पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्यों को शामिल करते हैं, जबकि अजैव पदार्थों के अंतर्गत मृदा, सनलाइट, जल आदि को हम शामिल करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समाप्यता। समाप्यता में समाप्त होना। समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिन्हें हम अपरंपरागत संसाधन भी कहते हैं। ये वे संसाधन है जिनका उपयोग कर एक बार करके हम दोबारा भी कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि साधनों को शामिल करते हैं, जबकि अनवीनीकरण जिनका उपयोग एक बार करके दोबारा नहीं कर सकते, इन्हें हम परंपरागत साधन भी कहते हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को शामिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने स्वामित्व। स्वामित्व मीन मालिकाना हक, ओनरशिप के बेसिस पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने व्यक्तिगत। व्यक्तिगत वे संसाधन जिन पर एक व्यक्ति विशेष का खुद का हक है। वे वस्तुएं जो हमारे अपने खुद के नियंत्रण में आती है उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक जिन पर पूरे समुदाय का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, जैसे सामुदायिक भवन, सामुदायिक पार्क। तो इन सब पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर समुदाय का होता है और सभी लोग उनका मिलजुल कर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन, जो एक देश विशेष के हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय संपत्ति को ही हम राष्ट्रीय संसाधनों के नाम से जानते हैं, जिन पर पूरे राष्ट्र का हक होता है और सभी उनका अपन अनुसार इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत हम अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष आदि को हम शामिल करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, संभावी संसाधन और विकसित। संभावी संसाधन जिनका आने वाले समय में हम एक अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वार भाटा, टाइड के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में इलेक्ट्रिसिटी बनाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा साइंटिस्टों की कोशिश यही है कि आने वाले समय में हम पानी का उपयोग करके किसी न किसी तरह गाड़ी को चलाते हुए उसका उपयोग करें। नेक्स्ट विकसित, जो पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। जिन विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जो अब विकसित स्वरूप में है। फॉर एग्जांपल ई व्हीकल्स पूरे विश्व में लगभग काम चल रहा है। सीएनजी व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने भू संसाधन तथा इनका स्वरूप। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि विश्व में 71% हिस्से में पानी का स्वरूप है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भूमि का स्वरूप मौजूद है। इस भूमि के स्वरूप में 43% में मैदान है, 30% क्षेत्र में पर्वत आता है, जबकि 27% में पठार आता है। मैदानों का उपयोग एग्रीकल्चर गतिविधियां या कृषि गतिविधियों में, औद्योगिक गतिविधियों में एक बड़े पैमाने पर होता है, जबकि पर्वत नदियों के दृष्टि से, इसके अलावा जैव विविधता और अन्य पर्यावरण दृष्टियों से इनका महत्व है। पठार खनिज पदार्थों के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। बात आती है वन भूमि। अब हम बात कर रहे हैं कि भू उपयोग के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करें। भू उपयोग, तो भू उपयोग के आधार पर जमीन को हम मृदा को अलग अलग स्वरूप में बांटते हैं, जैसे वन भूमि, चारागाह भूमि, पड़ती भूमि, बंजर भूमि, शुद्ध ओब्लिक निवल बोया गया क्षेत्र, समस्त बोया गया क्षेत्र। वन भूमि वह भूमि
जिस पर वन मौजूद होते हैं। एक देश में 33% हिस्से में वनों का होना जरूरी होता है, परंतु भारत जैसे देश में 21% हिस्से में ही वनों की मौजूदगी है। नेक्स्ट, चारागाह भूमि, जिनका उपयोग हम चारागाह के लिए करते हैं, पशुओं की चराई के लिए करते हैं। भारत के अलग अलग भागों में चारागाह भूमि मौजूद है, जिसे हम CPR कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। सड़कों के दोनों ओर की तरफ का इलाका, गाँव में खाली जमीन का स्वरूप, नदियों के दोनों ओर का इलाका हम चारागाह भूमि या CPR में इन्वॉल्व करते हैं। परती भूमि वह भूमि जिस पर किसान लगातार खेती नहीं करता, बल्कि कुछ समय विशेष के लिए वो भूमि को खाली छोड़ देता है ताकि भूमि की उपजाऊपन क्षमता बढ़ सके, तो ऐसी भूमि को हम परती भूमि का नाम देते हैं। बंजर भूमि वह भूमि जो उबड़ खाबड़ भूमि हो, रेतीली भूमि हो, कृषि योग्य भूमि को ना होना ही क्या कहता है, बंजर भूमि के नाम से। शुद्ध बोया गया या निवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर वास्तव में खेती बाड़ी हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मृदा का वर्गीकरण करें। मृदा जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रूप में है, और मृदा का निर्माण लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया में हुआ है। भारत जैसे देश में या भारत में मृदा के अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट, मरुस्थलीय और वन। सबसे पहला पॉइंट हम लेकर चलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। नदियों में बाढ़ आने पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। विशेष रूप से सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से इसका एक्सटेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है। देश के 43% हिस्से में जलोढ़ मिट्टी मौजूद है। जलोढ़ मिट्टी के दो रूप हैं, जिनमें एक को हम खादर मिट्टी, दूसरे को बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों के किनारे के क्षेत्र में होती है, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा, नदियों से दूर के क्षेत्र में मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थरों की मात्रा अधिक रूप में होती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आमतौर पर उत्तरी भारत, इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान में, डेल्टाई क्षेत्रों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है। इसे कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। महीन कणों से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता होती है, और सूख जाने पर इस मिट्टी में गहरी दरारें बढ़ जाती हैं। इस मिट्टी का विस्तार गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में मौजूद है। नेक्स्ट, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी वह मिट्टी जिसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। पानी मिलने पर इस मिट्टी का रंग पीला पड़ जाता है। इस मिट्टी का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मौजूद है। नेक्स्ट है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी वो मिट्टी जो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। यह मिट्टी देश के अलग अलग भागों में पश्चिमी तटीय मैदान और मेघालय क्षेत्र में मौजूद है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे हम रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें लवणों की अधिकता होती है। राजस्थान जैसे क्षेत्र में इसका विस्तार है। नेक्स्ट, वन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऊंचाई के साथ साथ पर्वतीय मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है। दोस्तों, हमने पढ़ा मृदा का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन नियोजन। क्या है संसाधन नियोजन? देखिए, जनसंख्या का स्वरूप लगातार बढ़ रहा है, संसाधन लगातार सीमित होते जा रहे हैं। उस सिचुएशंस में जरूरत इस बात की होती है कि हम संसाधनों का नियोजन करें। संसाधन नियोजन के अंतर्गत अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है संसाधनों की पहचान करना। एक देश विशेष में मौजूद संसाधनों को पहचान करना, जिसके माध्यम से हम बेहतर योजना बना सकते हैं। इसके अलावा ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना। और नेक्स्ट, संसाधनों की पहचान, ICT का उपयोग, और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे सामने योजनाओं में आपस में समन्वय करना, विभागों में आपस में समन्वय करना और बेहतर योजना को बनाकर आगे की तरफ बढ़ना। इस पद्धति को ही हम संसाधन नियोजन के नाम से जानते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे, संसाधन नियोजन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत संसाधनों की पहचान करके IT का उपयोग करके उनका अच्छे ढंग से हम समन्वय बनाते हुए लोगों की आवश्यकताओं को, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है भूनिम्नीकरण या मृदा अपरदन? भूनिम्नीकरण, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी का आना, मिट्टी के पोषक तत्वों का समाप्त होना ही भूनिम्नीकरण के नाम से जानते हैं। भूनिम्नीकरण से संबंधित वर्ड हमारे सामने मृदा अपरदन, मिट्टी की ऊपरी परत का, उपजाऊ परत का हटना ही मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों भू निम्नीकरण या मृदा अपरदन दोनों के लिए स्वयं कारक जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 1, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई भू निम्नीकरण या मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट, अति पशु चराई। जब किसी क्षेत्र विशेष में पशु चराई ज़्यादा मात्रा में हो तो उन हालातों में भी भू निम्नीकरण का स्वरूप बढ़ता है। खनन गतिविधियाँ, खनन माइनिंग एक्टिविटी जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पर भी भू निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण भूमि में लवणों की समस्या बढ़ती है, जिससे भूमि या मिट्टी लवणीय हो जाती है और भू निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। निर्माण गतिविधियां भी कहीं ना कहीं मृदा अपरदन या भू निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, रसायनों का अधिक उपयोग भू निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा भू निम्नीकरण के लिए क्या कारक जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मिट्टी के ऊपरी परत का, उपजाऊ परत का हटना। मृदा अपरदन के दो रूप हैं। ये कितने प्रकार है मृदा अपरदन के? तो दो टाइप आते हैं हमारे सामने। पहला जल के माध्यम से और दूसरा पवन के माध्यम से। जब जल एक क्षेत्र विशेष में उच्च स्तर पर पड़े या बारिश उच्च मात्रा में पड़े, दोबारा समझाना चाहेंगे, जल अपरदन के माध्यम से कितने अपरदन देखने को मिलते हैं? जल के माध्यम से पहले को कहते हैं हम उत्खात भूमि, दूसरे को कहते हैं हम चादर अपरदन। उत्खात भूमि, ढालदार क्षेत्रों में बारिश होने पर मिट्टी एक बड़े पैमाने पर कट जाती है, तो हमें जगह जगह ढाल देखने को मिलते हैं, जिसे हम अवनालिका अपरदन या उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। भारत में चंबल की घाटी में उत्खात भूमि का एक बड़ा रूप है। चादर अपरदन, जब बारिश एक उच्च स्तर पर हो तो क्षेत्र विशेष की मिट्टी जब एक साथ बह जाए तो इसे हम चादर अपरदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पवन अपरदन। पवन के माध्यम से कैसा अपरदन होता है? जब उच्च स्तर पर हवाएं चले, तेज हवाएं चले, तो ऐसी स्थिति में हमें परतदार अपरदन देखने को मिलता है। दोस्तों अब पढ़ना चाहेंगे मृदा अपरदन से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन से बचाव के अलग अलग तरीके हैं। पहला पॉइंट है सीढ़ीदार खेती या सोपान कृषि। सीढ़ीदार खेती या सोपान कृषि वह कृषि है जिसे आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसके माध्यम से मृदा अपरदन की प्रक्रिया काफी हद तक रुक जाती है। नेक्स्ट, पट्टीदार कृषि। कृषि का वह रूप है जिसमें फसल के बीच घासों की पट्टियां बना दी जाती है। जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती हैं वहाँ मृदा अपरदन को रोकने में इससे काफी हद तक मदद मिलती है। इसके अलावा वर्षा वाले क्षेत्रों में भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद मिलती है पट्टीदार कृषि के माध्यम से। नेक्स्ट है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला के अंतर्गत पेड़ों की कतार लगाई जाती है। विशेष रूप से मरुस्थल के विस्तार को रोकने में रक्षक मेखला का एक बड़ा योगदान है। तो दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के और भी बहुत सारे उपाय हैं। निर्माण कार्य को रोका जाए, अति पशु चराई को रोका जाए वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है सतत विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास वह अवधारणा है जिसके अनुसार हम इस बात पर बल देते हैं कि हम विकास तो करें लेकिन वह विकास पर्यावरण के अनुकूल हो। सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले 1987 में बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया। आगे चलकर 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में सतत विकास की बात कही गई। 2015 में यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए 17, ताकि हम सतत विकास को बढ़ावा दें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास पर आधारित पुस्तकें या रिपोर्ट है। तो सतत विकास को बेस बनाकर समय समय पर अलग अलग पुस्तक या रिपोर्ट बनाई गई हैं, जैसे क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में बनाई। सुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974। ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर 1987। रियो समिट की रिपोर्ट एजेंडा 21 1992। तो हमने दोस्तों पढ़ा सतत विकास के आधार पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। तो दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का एक अलग नाम है। इसमें पृथ्वी की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया, यही सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया गया, साझी भूमिका जिम्मेदारी अलग अलग पर बल दिया गया। एजेंडा 21 बनाया गया रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में। एजेंडा 21 के अंतर्गत हर देश से अपील की गई वह पर्यावरण के अनुकूल 21 पॉइंट्स बनाए ताकि पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा हो सके। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को हम अर्थ समिट का नाम भी देते हैं क्योंकि पृथ्वी की सुरक्षा के रिगार्डिंग इसमें काफी कदम उठाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है संसाधन संरक्षण? तो दोस्तों संसाधन जिनके आधार पर हम अपने जीवन को गति दे रहे हैं, हमारे चारों तरफ अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, सभी चारों ओर आर्थिक विकास की गतिविधियां चल रही हैं, तो उन हालातों में उन संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि संसाधनों का निर्माण 1 या 2 साल में ना होकर हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया में है। तो संसाधन संरक्षण के अलग अलग तरीके हैं, जैसे 3R पद्धति को अपनाना, रीयूज, रीयूज, रिसाइकल पद्धति को अपनाना, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, भवनों को, बिल्डिंगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। तो दोस्तों काफ़ी इसके अलावा ई व्हीकल्स, CNG व्हीकल्स आदि को बढ़ावा दिया जाना, तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उस रूप में उपयोग करना। तो दोस्तों कुछ ऐसे तरीका जिसके जरिए हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो संसाधन और विकास चैप्टर दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।